नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका 16वां अध्याय अर्थात 16 नंबर का लेसन मैं उद्घोषक यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है आनंद सिंह ने। आइए हम इसके पहले परिचय को देख लेते हैं कि आनंद सिंह जो व्यक्ति हैं, जो लेखक हैं, इनके बारे में हम जान लें कि ये क्या थे, क्या करते थे। तो लेखक का परिचय: आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। इनका जन्म असम में और इनका जो शिक्षण है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। आपकी रुचियों और प्रवृत्तियों ने आपके कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का आपको हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं तो पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं यानी कि क्रिटिसिज्म है ना, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित किए। आत्मकथा, अब जैसे ये मैं उद्घोषक, ये जो इसका टाइटल ही बता रहा है कि ये क्या है, आत्मकथा है ना। तो आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त होती है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। यानी आत्मकथा की पहली विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत जो भी उनके पर्सनल, लेखक के पर्सनल एक्सपीरियंस और उनकी पर्सनल जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को वो एज इट इज़ लिखते हैं, पूरी सच्चाई के साथ में लिखते हैं और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं। आत्मकथा मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो हमेशा आत्मकथा को जो है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत लिखा जाता है ना, क्योंकि जो कहता है वो अपने ही बारे में बता रहा है ना, इस तरीके से। पाठ परिचय: यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। अब यहाँ पर जैसे हम बार बार लेसन का नाम देख रहे हैं, मैं उद्घोषक, आगे हमको दिख रहा है मंच संचालक, तो इन सब शब्दों के अर्थ क्या है? तो मैं उद्घोषक, इसका मतलब होता है मंच संचालक, और मंच संचालक इसको अगर अंग्रेजी में देखने जाए तो इन दोनों शब्दों का, मैं उद्घोषक और मंच संचालक, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है एंकर। तो एंकरिंग करना है ना, ये कार्य होता है उद्घोषक का। तो मंच संचालक बनने के लिए क्या आवश्यक गुण है, कैसे बना जाता है, इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये सब हमें इस लेसन के अंतर्गत बताया गया है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। यानी जो संचालक होता है उसी के कारण कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है और यादगार हो जाता है। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। यानी आज के समय में अगर हम देखें तो ये एंकरिंग का काम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस हो गया। अगर यहाँ पर हम बात करें कि हम कहाँ कहाँ एंकरिंग को देख पाते हैं या हमने कहाँ देखा है किसी उद्घोषक को या मंच संचालक को, तो आज के समय में टीवी पर जितने भी शो आते हैं, जैसे इंडियन आइडल या फिर इंडियन आइडल हो गया, या फिर अपना इंडियाज़ गॉट टैलेंट, ये जितने भी शो है इसके अंदर एंकरिंग के बल पर ही ये शो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। जो प्रतियोगी अर्थात पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको तो बहुत अच्छे से उनकी कला आती ही आती है, लेकिन उनको
जज के सामने प्रस्तुत करना और दर्शकों के सामने, यानी जैसे हम लोग जो हम टीवी देखते हैं तो हमसे और जज लोगों से सीधे सीधे जोड़ने का जो कार्य है वह संचालक करता है। यानी संचालक के कारण ही हम जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में जान पाते हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं ये समझ पाते हैं। तो आइए अब हम इसके स्वाध्याय को अर्थात इसके क्वेश्चन आंसर को जो है शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको स्वाध्याय के अंतर्गत पाठ पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न दिया है, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। तीसरा प्रश्न हमें दिया है, सूत्र संचालन के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। यानी यहाँ पर हमको जो है 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ आ जाते हैं। अब उन 3 प्रकार के प्रश्न में आपने देखा, पहले तो संचालन क्या करता है, कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। दूसरा, संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं, और फिर संचालक के विविध प्रकार यानी टाइप्स। ये 3 क्वेश्चन हमको अभी यहाँ पर देखना है। इसके अलावा व्यावहारिक प्रयोग, ये भी हम दोनों इसी वीडियो में देखने वाले हैं, और वो है अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कनिष्ठ महाविद्यालय है ना, विद्यालय कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ हमें कनिष्ठ महाविद्यालय यानी कि 11वीं 12वीं है ना, ये कॉलेज इनका दिया है। तो वहाँ पे कौन सा समारोह मनाया जा रहा है, हिंदी दिवस है ना। और दूसरा क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव, तो संगीत महोत्सव का मंच संचालन करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इन 5 प्रश्नों को आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, सूत्र संचालक का पर्यायवाची शब्द है उद्घोषक एवं अंग्रेजी में इसे एंकर कहते हैं। यह व्यक्ति श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है, यानी श्रोता को और वक्ता को, या फिर वक्ता, श्रोता और दर्शक इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। किसी भी कार्यक्रम में सूत्र संचालक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसका कार्य है सभा की शुरुआत करना, आयोजकों एवं अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना और अपनी आवाज़ से सहज हास्य प्रसंगों एवं काव्य की पंक्तियों का उपयोग करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना। सूत्र संचालक की बुद्धिमत्ता हाजिर जवाबी एवं कार्यक्रम के अनुसार उसकी भाषा शैली, उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव आदि किसी भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं। आज के समय में टीवी पर कई टैलेंट हंट शोज़ में हम एंकरों की भूमिका को अच्छे से समझ पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियाज़ गॉट टैलेंट, डांस इंडिया डांस आदि कार्यक्रमों में सूत्र संचालक की भूमिका निभाने वाले पात्र उस कार्यक्रम को यादगार बना देते हैं। उनकी हाजिर जवाबी और भाषा शैली कार्यक्रमों में 4 चांद लगा देती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंकर होता है उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी कार्यक्रम में। वो अपने हंसी मजाक से, अपने चुटकुलों से, अपने मतलब बोलने की तरीके से, भाषा शैली से उस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि उत्तम मंच संचालक के लिए सबसे आवश्यक गुण है अच्छी तैयारी। आज के समय में संगीत संध्या हो या बर्थडे पार्टी या अन्य कार्यक्रम हो, उनमें मंच संचालन आवश्यक हो गया। यानी हम आज के समय में देखते हैं छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज़ भी होती है, तो उसमें भी जो है एंकरिंग के लिए बुलाया जाता है। जो व्यक्ति एंकरिंग के लिए आता है, अर्थात एंकर जो होता है वो बच्चे के बर्थडे पर सब लोगों को जो है गेम्स खिलाता है। उसके अलावा वो वहाँ पर हमें हंसी मजाक करके, चुटकुले सुनाकर, जादू दिखाकर मनोरंजन करता है। उसके अलावा जो है हमसे कई तरीके की बातें करता है, कई तरीके के ऐसे गेम्स खिलवाता है जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं और उस कार्यक्रम का जो है आनंद लेने लगते हैं। तो इसीलिए जिस तरह
का कार्यक्रम हो उसी के अनुसार तैयारी होनी चाहिए। यानी बर्थडे पार्टी हो तो बर्थडे पार्टी के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, संगीत संध्या हो तो संगीत संध्या के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। यानी हमको उन कार्यक्रमों में क्या करना है, क्या करने से वो कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, इस बात के बारे में मालूमात होनी चाहिए। उत्तम मंच संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम एक और बात बता रहे हैं कि जो मंच संचालक होता है उसको एक ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी जिस भाषा में वह एंकरिंग कर रहा है उस भाषा पर उसका प्रभुत्व होना चाहिए। यानी उसको उसके सभी उस भाषा पर उसका पूरी पकड़ होना चाहिए। वह हंसमुख, हाजिर जवाबी एवं मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। यानी एंकर जो है एंकरिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन अगर वो मिलनसार नहीं है तो भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि एंकर को मिलनसार भी होना चाहिए। कभी कभी ऐन वक्त पर कार्यक्रम में कोई बदलाव हो जाते हैं, है ना, जैसे पहले से बुलाए हुए अतिथि यानी मेहमान नहीं आते या फिर आ भी जाते हैं तो उनके पास समय की बहुत कमी होती है, या इसी समय सूत्र संचालक जो होता है उसकी खरी परीक्षा होती है। और क्या परीक्षा होती है उसकी, कि अचानक मिली हुई जानकारी के आधार पर कार्यक्रम में बदलाव करो, संशोधन करो, और उस बदले हुए रूप में भी कार्यक्रम को सफल बनाने की जो जिम्मेदारी है वह मंच संचालक के कंधों पर ही होती है। यानी कार्यक्रम में बदलाव होने के बाद में भी कार्यक्रम में जो है अट्रैक्शन बना रहे, ये सब जिम्मेदारी मंच संचालक की है। एक सूत्र संचालक यदि भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने सूत्र संचालन करता है तो उसे उस राष्ट्र तथा विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि जो सूत्र संचालन करता है वो अगर देश के कोई कार्यक्रम हो चाहे विदेश के, अगर विदेशी कार्यक्रमों का सूत्र संचालन, मंच संचालन कर रहा है, एंकरिंग कर रहा है, तो उसको फिर उस राष्ट्र के बारे में, उस देश के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा वो क्या बात करेगा, कैसे एंकरिंग करेगा, है ना। तो उत्तम संचालक कड़ी साधना एवं मेहनत से यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी उत्तम मंच संचालक होता है तो वो बहुत कड़ी मेहनत करके ये सारा ज्ञान जो है प्राप्त कर सकता है। प्रश्न तीसरा जो है वो है कि सूत्र संचालन के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए या विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए, जो भी है। तो हम इसमें उत्तर में लिखेंगे सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि इसे देखने के बाद में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो विद्यार्थियों, अभी आप इस बात को याद रखेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ये मैं जानती हूँ। आपको जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा, जिससे कि मुझे आगे के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। आइए हम देखते हैं संचालन के विभिन्न प्रकार। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं। पहला, शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार होते हैं। पहला, शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूसरा, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन। शासकीय कार्यक्रम यानी शासकीय कार्यक्रम के अंतर्गत गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो आते हैं। दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, इसमें टीवी से रिलेटेड सारे प्रोग्राम आते हैं। फिर तीसरा, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, यानी रेडियो यानी आकाशवाणी रेडियो, जिस पर आप रेडियो लाल मिर्ची ऐसा कुछ प्रोग्राम आते हैं ना, वो सुनते हैं गाने, वो। उसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। तो इसमें जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं वो भी राजनीतिक भी शासकीय के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ राजनीतिक की बात करें ना, ये इन शासकीय कार्यक्रमों के अंतर्गत ही आ जाते हैं, क्योंकि शासकीय राजनीति से, राजनीति शासन से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। आगे हम देखते हैं कि शासकीय कार्यक्रमों, अब इन कार्यक्रमों में किस तरीके की तैयारी जो है करना होती है हमारे जो संचालक होते हैं, मंच संचालक, उनको तो देखते हैं। शासकीय कार्यक्रमों एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये एक बात है ना। दूसरा देखते हैं, जबकि दूरदर्शन एवं रेडियो के कार्यक्रमों में
प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और कार्यक्रमों की संहिता लिखकर तैयार करनी पड़ती है। यानी दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम को प्रसारित करने के पहले उस कार्यक्रम का क्या है, कौन आने वाला है, किस बारे में है वो जो कार्यक्रम, वो इन सब के बारे में लिखकर तैयार करना पड़ता है। और तीसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सूत्र संचालन हल्के फुल्के ढंग के होते हैं। सामाजिक यानी समाज में जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे देश का, जैसे समझ लीजिए 15 अगस्त है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आ गया। 26 जनवरी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आ गया। उसके अलावा हमारे यहाँ का कोई तीज त्यौहार, स्कूल के जो एनुअल डे फंक्शंस, ये सब हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। और सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो है हमारे समाज से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो आ जाते हैं। तो इनका जो भी संचालन है वो बड़े हल्के फुल्के ढंग से सरल भाषा और भावपूर्ण भाषा के अंदर होता है। अब यहाँ पे सूत्र संचालन के चरण बिंदु लिखिए। तो अब हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन बना के रखा है। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, पर ये क्वेश्चन एकदम इजी, छोटा सा, और ये आ भी सकता है। तो सूत्र संचालन के चरण बिंदु, सबसे पहला श्रोतागण वंदन, स्वयं का परिचय और स्वागत। यानी पहले श्रोतागण से बात करेंगे, फिर स्वयं का परिचय देंगे, उसके बाद स्वागत। उसके बाद मंच पर उपस्थित महानुभावों का सम्मान किया जाएगा। तीसरे नंबर पर सकारात्मक अभिप्राय, जो भी वो कार्यक्रम है उससे रिलेटेड जो है पॉजिटिविटी फैलाई जाएगी लोगों के बीच में। फिर सहज उत्स्फूर्त संचालन, यानी एकदम सरल और सहज भाषा जिसमें एनर्जी भरपूर हो, ऐसा संचालन यानी ऐसा एंकरिंग किया जाएगा। उसका आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद, यानी जिस प्रकार का कार्यक्रम है उस हिसाब से आवाज़ में उतार चढ़ाव करते हुए, कॉमेडी करते हुए वगैरह वहाँ पे बात की जाएगी। संवाद यानी बातचीत करना। समय सूचकता, यानी समय का ध्यान रखा जाएगा। हाजिर जवाबी, कोई भी नया प्रश्न अगर सामने आता है तो हाजिर जवाबी उसके अंदर होना चाहिए सूत्र संचालक में। गलती पर तुरंत माफ़ी मांगना, यानी अगर एंकर से कोई गलती हो जाती है तो वो तुरंत उसकी माफ़ी वहीं पर मांग लेता है। कार्यक्रमानुसार भाषा शैली में परिवर्तन, जैसा कार्यक्रम हो, जिस विषय से रिलेटेड हो, वैसी ही उसकी भाषा होनी चाहिए। ये सूत्र संचालन के चरण बिंदु होते हैं। अब देखते हैं व्यावहारिक प्रयोग के अंदर आपको क्वेश्चन दिया है कि अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस का सूत्र संचालन कीजिए। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सूत्र संचालक। अब यहाँ पे हम क्या लिखना है, हमको सिर्फ सूत्र संचालन कैसा करेंगे वो लिखना है। तो जो एंकर है वो क्या क्या बोलेगा वो हमें लिखना है, और उसके बाद में कौन कौन से प्रोग्राम होंगे उनको हमको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखते, ब्रैकेट बना के डैश डैश करना है। तो मैं आपको वो सब बता देती हूँ अभी कैसे करना है। देखिए शुरुआत कर देते हैं इसकी। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सूत्र संचालक, मित्रों, वो सूत्र संचालक बोल रहा है, मित्रों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में आप सबका स्वागत है। इस अवसर पर मुझे भारतेंदु जी द्वारा लिखित दोहा याद आ रहा है, और वह है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि निज भाषा उन्नति है, अपनी खुद की भाषा से ही हमारी उन्नति संभव है। अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं हो तो हमारी उन्नति हो ही नहीं सकती। यानी जो निज भाषा है वही हमारी उन्नति की जड़ होती है, और वही सब उन्नति का मूल होती है। बिन निज भाषा ज्ञान के अगर हमें हमारी भाषा का ज्ञान नहीं है तो मिटे नहीं ये कसूल, हम हमारे मन की पीड़ा को किसी के सामने दिखा भी नहीं सकते, बोलकर उससे बांट भी नहीं सकते। तो समाज की उन्नति का मूल निज भाषा है। उसके अलावा हमारे स्वयं की उन्नति का मूल निज भाषा है, क्योंकि निज भाषा की यहाँ पे जो महत्व को बताया गया, अपनी मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी समाज की उन्नति नहीं हो सकती, और निज भाषा के ज्ञान के बिना हम अपने मन की पीड़ा को भी नहीं मिटा सकते। इस सभागृह में अब वापस से मंच संचालक 2 मिनट रुक के बोल रहा है कि इस सभागृह में उपस्थित, यानी ये जो पहला है इसने प्रस्तावना बना दी है, यानी सबके सामने जो है बात शुरू कर दी है। प्रस्तावना तो हम नीचे देंगे, लेकिन जैसे मंच पर सबसे पहले कौन आता है तो वो मंच संचालक ही आता है। वो आने के बाद उसने इस तरीके से बात बताई कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, और उसने ये लाइनें बताई, उसका अर्थ बता दिया। और उसके बाद में इस सभागृह में उपस्थित प्रमुख अतिथि, प्रधानाचार्य जी, हिंदी विभाग प्रमुख एवं अध्यापकगण और छात्रगण, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ या करता हूँ, है ना। एंकर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी करती हूँ करता हूँ उस हिसाब से हो जाएगा। और
इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम हिंदी विभाग के छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है ना इस तरीके से, यहाँ पे ये और डैश 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 लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया स्वागत गीत, यानी उन्होंने बोलने किया स्वागत गीत जो है हो चुका। स्वागत गीत होने के बाद में स्वागत गीत के पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा धन्यवाद मित्रों, और आगे वापस से यहाँ से मंच संचालक शुरू हो गए एक प्रस्तावना देते हुए कि कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं हिंदी विभाग प्रमुख, अब यहाँ पे कोई भी नाम हिंदी विभाग के प्रमुख जो भी सर हो टीचर हो उनका नाम लिख के उनको आमंत्रित करती हूँ। यहाँ पे वे आएंगे और उनके जो भी भाषण के 4 शब्द है वो यहाँ पर बोलेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो दीप प्रज्वलन, इसमें अब हम बताया गया अब मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूँ या करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन से करें, यानी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की जाती है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में फिर दीप जलाए जाते हैं, डैश डैश, है ना। परिचय देते हैं, अब एंकर सबके परिचय देगा कि अब मैं प्रमुख अतिथि का परिचय कराने हमारे छात्र मित्र का कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पे जिस भी क्लास का हो उसका जो भी नाम हो यहाँ लिख के उनको आमंत्रित करता हूँ या करती हूँ। अब वो आएगा और अपने जो वहाँ के लोग हैं उनका सबका जो है यहाँ पे हमें परिचय करवाएगा। उसके बाद सम्मान देखते हैं, सम्मान में क्या लिखेंगे, ने मंच संचालक क्या बोलेगा कि अब मैं प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल से निवेदन करती हूँ या करता हूँ कि वे प्रमुख अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, फूलों का गुच्छा देकर, है ना। वे आकर कॉलेज की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। अब वे आए, उन्होंने अपनी बातें बताई कि कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद में छात्रों के भाषण होते हैं। तो हिंदी दिवस पर मंच संचालक बोल रहा है कि हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं कुछ छात्रों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अब उसने सब छात्रों के नाम लिए, जैसे 3 छात्र हैं जो भाषण देना चाहते हैं। पहला कविता शिंदे, ये छात्रा, उसके बाद राम नरेश वर्मा, ये छात्र है, और तीसरा रजनीश त्रिवेदी, ये भी छात्र है। अब देखते हैं प्रमुख अतिथि का भाषण। मंच संचालक बोलता है, उसने ये लिस्ट बना रखी ना, तो उसके इसमें ये सारे पॉइंट्स जो है वो उसने इस तरीके से लिख के रखे हुए। अब फिर वो ये वाला पॉइंट देख के बोलेगा कि अब मैं प्रमुख अतिथि जी से निवेदन करता हूँ या करती हूँ कि वे आकर अपने विचारों से हमारे छात्रों को अवगत कराए। अब यहाँ पे ये जो डैश डैश दिया है, यहाँ पे हमें उन अतिथि जी का नाम लिखना है। उसके बाद में अध्यक्ष भाषण होगा, ये पॉइंट देखा। फिर मंच संचालक बोलेगा कि अब मैं विनती करता हूँ या करती हूँ कि अध्यक्ष महोदय आकर अपने विचार प्रस्तुत करें। अब अध्यक्ष महोदय यहाँ पर उनका नाम आप लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में। उसके बाद में उन्होंने अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे धन्यवाद ज्ञापन। अब यहाँ पे ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और मंच संचालक जो है वो बोल रहा है कि कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद यानी आभार प्रकट करने के लिए मैं हिंदी विभाग के छात्र जो भी नाम हो उसको आमंत्रित करता हूँ या करती हूँ, वो आएगा और यहाँ पे धन्यवाद जो है वह धन्यवाद ज्ञापन देगा, यानी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वगैरह जो भी बोलते हैं वो कार्यक्रम के अंत में वो बोलेगा। ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो इस तरीके से है, शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। यानी होता है ना अपने शहरों में साल में एक बार कोई प्रसिद्ध संगीत महोत्सव हो जाते हैं ना, उसमें महान लोग आते हैं संगीत के लिए, है ना, अपने गीत सुनाने के लिए, अपना म्यूज़िक सुनाने के लिए। तबला वादक, सितार वादक, गीत गाने वाले, गज़ल गाने वाले, कव्वाली गाने वाले, ऐसे कोई बांसुरी बजाने वाले, कोई बोलते हैं सितार बजाने वाले, इस तरीके से अलग अलग लोग आकर अपनी अलग अलग कलाओं का जो है प्रदर्शन करते हैं, उसे हम संगीत महोत्सव बोलते हैं। तो अब मैंने इसको बहुत ही छोटे और सादे तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी लिख सकते हैं और इनमें बहुत कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो आइए मैं इसको, और मैंने इसलिए भी इसको छोटा लिखा है कि एग्ज़ाम में हम खूब ज़्यादा बड़ा तो लिख नहीं सकते ना, तो इस हिसाब से मैंने इसको शुरू किया है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मंच संचालक बोलता है, भाइयों बहनों, आज नासिक शहर में आयोजित प्रसिद्ध भीमसेन संगीत महोत्सव, हमने इस संगीत महोत्सव को नाम दे दिया भीमसेन संगीत महोत्सव, में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच पधारे हुए गीत संगीत से श्रोताओं का दिल जीतने के लिए आए हुए गायक गायिकाओं और संगीतकारों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। श्रोताओं की अधीरता मुझे कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिख रही है, तो चलिए इस कार्यक्रम को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यानी जो एक अच्छा संचालक होता है वो श्रोताओं को देखकर समझ जाता है कि अब उन्हें कार्यक्रम शुरू होने की जल्दी पड़ी है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम शुरू करता है। वो बोलता है, सर्वप्रथम हमारे सामने विख्यात सितार वादक
राधे श्याम जी आ रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। राधे श्याम जी आ रहे हैं, जिनकी सितार ने देश ही नहीं विदेश में भी अपनी कला को प्रदर्शित किया है। राधे श्याम जी के स्वागत में जोरदार तालियां। अब हॉल जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। फिर वो आते हैं, अपनी जो भी सितार है वो बजाते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी सितार बजाने का जो है प्रदर्शन कर चुके हैं, है ना, इस तरह। फिर वो खत्म होने के बाद मंच संचालक आते हैं और बोलते, तालियों का शोर इस बात का सबूत है कि राधे श्याम जी की सितार ने श्रोताओं का मन जीत लिया है। अब अगली प्रस्तुति देने जा रही है प्रसिद्ध गायिका। यहाँ पे गायिका का आप नाम लिख दोगे, जो अपने मधुर स्वरों से आपका दिल जीत लेंगी। तो आइए उनका गीत उनकी आवाज़ में सुने, ऐसा यहाँ पे लिखा जा सकता है। उसके बाद में वे आई, उन्होंने अपना गीत जो है वो यहाँ पे ये सुनाया। उसके बाद फिर मंच संचालक बोलता है, इस गीत ने तो समा ही बांध दिया। सभी लोग मग्न हो गए। इस मदहोशी से निकाल कर आपको मैं अगली प्रस्तुति की तरफ लिए चलता हूँ। अब जो मंच संचालक है वो बोल रहे हैं, और अगली प्रस्तुति देने जा रही है इंडियन आइडियल की विजेता। और यहाँ पे आप उनका जो है नाम लिख सकते हैं, है ना, जो भी है ना, इसमें जो भी जाने पहचाने चेहरे होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। इंडियन आइडल की विजेता, जिन्होंने भारत ही नहीं भारत के बाहर भी अपनी आवाज़ से धूम मचा दी है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वे आएंगी, गीत गाएंगी, और बाद में फिर मंच संचालक बोलेंगे आपके और उस गाने के लिए जो है लोग वंस मोर बोलते हैं। तो फिर मंच संचालक बोलता है, आपके वंस मोर की आवाज़ से पता पड़ गया कि गीत का जादू सिर चढ़कर बोला है। मैं अब यहाँ पे मैं के बाद में यहाँ इस जगह पे जो है जिसने ये गीत गाया है उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनका नाम लिखा जाएगा। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे एक बार फिर श्रोताओं को यह गीत सुनाएं। मुझे उम्मीद है कि वे मना नहीं करेंगी। और फिर वे आती हैं, दोबारा गीत सुनाती हैं, यहाँ नाम लिखेंगे, और श्रोताओं की खुशी देखते ही बनती है ना। आगे फिर वापस से वो गीत ख़त्म हुआ। फिर मंच संचालक बोलते, अब कार्यक्रम के अंत में अपना मधुर गीत लेकर आ रहे हैं श्रीमान रघुराज जी, जो अपने गीतों से आपका दिल जीत लेंगे। आइए सुनते हैं। अब रघुराज जी आते हैं और यहाँ पर वे अपना गीत जो है वो सुनाते हैं। दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का भीमसेन संगीत महोत्सव समाप्त होता है। आपसे आज्ञा चाहूँगा और अगले साल फिर ऐसा ही कार्यक्रम लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जय हिंद। इस तरीके से वो कार्यक्रम का यहाँ पे समापन करते हैं। आप यहाँ पर 3-4 कार्यक्रम के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन मुझे बस ऐसा लगा कि एग्ज़ाम में इतना बड़ा लिखना जो है मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है एक सितार वादक लिया है, और दूसरा मैंने एक प्रसिद्ध गायिका है जिसका गीत लिया है और उसी को मैंने वंस मोर में लिया है, और उसके बाद में तीसरा कार्यक्रम जो है मैंने रघुराज जी जो है उनका ले लिया, और बस 3 चीज़ों के साथ में मैंने इसको समाप्त कर दिया है ना। तो इसी तरीके से आप भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपको जैसा भी अच्छा लगे, बड़ा लिखना चाहें तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा से ध्यान में रखिए, और किसी की भी मेहनत की जो है कद्र करने सीखिए, क्योंकि एक कलाकार ही दूसरे कलाकार के मेहनत को और उसके महत्व को समझ सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद। मैं अगले इसी तरह के अच्छे वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।